वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वक्त हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करने वाले हैं। खास करके हम लोग जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, जो सीबीएसई में हो या स्टेट बोर्ड में हो, अब तो खैर एनसीईआरटी बुक सब में हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमारे अंदर इनसाइड टेक्स्ट, जो कि हमारा टेक्स्ट है, उसके अंदर ही रहता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको प्राय सब लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, उसका अगर यदि आप लोग चैप्टर खोलेंगे तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसको आप कह सकते हैं 1.1, अगर आप देखें, वो लिखता है कि इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? ये क्वेश्चन है तो इजी, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज कितना होता है, इसको समझने के लिए ये अच्छा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इजेक्ट कर रहा हो, इमिट कर रहा हो, और 1 कूलम चार्ज इमिट करने में या ट्रांसफर करने में, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यूजुअली नहीं होता है, ट्रांसफर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर हम वो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन को पर सेकेंड इमिट करता है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन को पर सेकेंड इमिट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम समझना चाहें कि 1 कूलम चार्ज में उसको कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल सी बात है कि इस टाइम को निकालने के लिए हम लोग 1 कूलम को, जो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना, उससे क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो 10 to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में सेकेंड में इसकी वैल्यू आएगी। इसको आप टोटल डिवीजन करने के लिए जब जाइएगा तो फाइनली ये 6.25 इंटू 10 to the power 9 आने वाला है। ठीक है, 10 to the power 9 आने वाला है। एम आई राइट? ओके, टेन टू पावर 9 आने वाला, ये सेकंड में, ये सेकंड में, तो ये चीज आपका आ रहा है सेकंड में। अगर हम लोग इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए चले, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए चले, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ 365 दिन में, 365 दिन में एक साल होता है, और 365 दिन में एक साल होता है, एक साल में 24 घंटा होता है, 24 घंटे में आपका 24 घंटे में आपका सेकंड अगर हम लेने के लिए चले तो ये आपका हो जाएगा 24 गुना 3600, 24 गुना 3600 सेकंड। इन दैट सिचुएशन हम लोग इस वैल्यू को डिवाइड करें, अगर ईयर्स में निकालना चाहते हैं तो 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड डिवाइडेड 365 इंटू 10 to the 365 डेज हो गया। फिर आपका प्रत्येक दिन 24 घंटे का, 24 घंटे के अंदर प्रत्येक घंटा 3600 सेकंड का। अगर इसको टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 198 साल, यानी कि अगर कोई एक बॉडी 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन को पर सेकंड इमिट करता हो या ट्रांसफर करता हो, तो इसको सम टोटल
एक कूलम चार्ज प्रोवाइड करने में 198 साल लगेगा। तो समझ सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितनी बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है। तो यूजुअली आप जब भी न्यूमेरिकल पाएंगे तो उसमें माइक्रो कूलम वगैरह की जिक्र ज्यादा रहती है, कूलम का जिक्र बहुत कम मिलेगा। फिर हम लोग जो कैपेसिटेंस वगैरह देखने जाएंगे उसमें भी हम लोग देखेंगे उसकी जो कैपेसिटी वगैरह हम लोग देते हैं वो फैराड में, माइक्रो फैराड में आता है। 1 कूलम ऑफ चार्ज काफी बड़ी अमाउंट होती है। अब सिंपल देखिए ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर दो चार्जेस हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं कि अगर इसको 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए तो इसमें फोर्स लगेगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन का होगा। तो भैया ये बहुत बड़ी चार्ज हो जाएगी ना 1 कूलम। 1 कूलम बहुत बड़ी चार्ज होती है। तो इस न्यूमेरिकल से जो हमको लेसन लेने की जरूरत है वो लेसन ये है कि 1 कूलम इज ए ह्यूज चार्ज, बहुत बड़ी चार्ज होती है। करेक्ट। चलिए हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल में बढ़ते हैं, उसी टेक्स्ट बुक के 1.2 एग्जाम्पल 1.2 जिसको कह रहे हैं। एग्जाम्पल 1.2 कहता है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए 1.2 अगर हम ये मान करके चले कि जिस कप की बात कर रहे हैं उसमें 250 ग्राम ऑफ वाटर है, तो अगर 250 ग्राम उसमें हमारे पास पानी है, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2O? द मॉलिक्यूलर वेट इज 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट इसका 18 ग्राम होता है क्योंकि ऑक्सीजन H2O कितना होगा 8 8 16, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन के, ये 16 हो गए। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन मिलकर के 18 उसका क्या हो गया मास नंबर हो गया। उसी को कन्वर्ट कर दी ग्राम में तो ये आ गया 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट जो हो जाएगा आपका 250 ग्राम डिवाइडेड 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट 250 डिवाइडेड 8। अब एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे या आइटम्स होंगे। एक मोल अगर सब्सटेंस किसी सब्सटेंस का लेते हैं जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है, जो मोल थ्योरी है उसके हिसाब से, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अगर हम लोग इसको ऐसा रख दें तो 6.02 इंटू 10⁻23 इसकी रफली इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.34 कूलम आएगा मात्र। यानी एक कप पानी जिसमें 250 ग्राम के आसपास पानी है उसमें मात्र 1.34 कूलम टोटल क्या होगा? सॉरी एक मिस्टेक हमने कर दिया क्योंकि एक इसमें 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 10 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 1.34 इंटू 34 कूलम ऑफ चार्जेस आएगा एक ग्लास में। 1.34 सॉरी कैलकुलेशन हमने किया नहीं था, बुक से नहीं बताया। 10 इंटू 10⁻7 के आसपास। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 1.3 अगर आप देखते हैं, बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आप अपना टेक्स्ट बुक खोल करके इसको कंपेयर कर सकते हैं। Coulomb's law of electrostatic force between 2 point charges and Newton's law of gravitational force between 2 stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively. Compare the strength of the force by determining the ratio of their magnitudes for an electron and a proton and 2 protons. Estimate the acceleration of electron and proton due to the
electrical forces of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart. चलिए बेसिकली ये क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज हाउ मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने का तरीका हमारा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है. इसमें हम लोग कैलकुलेट कर ले. इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है. इसकी वैल्यू ओके Q1 Q2 और इसको छोड़ दिया है ना. ये इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये कैपिटल G है ना, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या वही डिस्टेंस r स्क्वायर होगा. अगर आप Fe अपॉन Fg लेते हैं r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा है ना. तो दिस मच डिवाइडेड दिस मच, तो देखने को मिलेगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू G. अगर इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करें Q1 दैट इज द मास, नहीं ये भी तो आएगा भैया, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू है 10 टू पावर -27 kg. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है आपकी 10 टू पावर -31 kg 9.31 10 टू पावर -31 kg. Q1 that is what? Q1 is your mass of proton maybe, and Q2 is what? Mass of no charge on proton, charge on electron. तो इन पर तो हम लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होता है. इस पर भी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होता है. दोनों पर सिमिलर चार्जेस होते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है. करेक्ट नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है. करेक्ट. G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 होता है. इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11. ये मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा रखा जाए तो एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू हमको ऑब्टेन हुई, जैसा कैलकुलेशन हमको देख लेना होगा, it will be 2.4 into 10 to the power 39. यानी कि फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का रेशियो इतना हो रहा है. यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन is 2.4 into 10 to the power 39 times greater than the gravitational pull. यानी कि अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल पुल का ऑलमोस्ट कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में. हम लोग जानते भी हैं, हम लोग 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स, काफी कमजोर फोर्स होता है. जो ह्यूज मासेस होते हैं, बड़े बड़े मासेस होंगे, उनके बीच में ये इफेक्टिवली ये हम लोग उसको महसूस कर पाएंगे. दो छोटे छोटे मासेस के बीच में नहीं हो पाता है. ग्रेविटेशनल पुल उतना स्ट्रांग काम नहीं करता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दो चल रहा आदमी, एक आदमी या दूसरा आदमी सड़क पर जा रहा है, जब स्ट्रांग फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हर एक आदमी एक दूसरे से क्या हो जाता है, चिपक जाता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तो इतना स्ट्रांग फोर्स से होता भी. एग्जाम्पल 1.14 इसमें आप देखेंगे तो दो चार्जेस की बात की गई है. एक चार्ज ए है, एक चार्ज बी है. एक चार्ज ए है, एक चार्ज बी है. लिटरली इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, इसको जरा सा मैं अपने तरीके से लेता हूं. इस पर सपोज दैट कि Q1 चार्ज है, इस पर सपोज दैट कि ये Q2 चार्ज, करेक्ट है ना. और ये डिस्टेंस r पर है. ओके, वह 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर किया हुआ है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं. हम लोग इसको जनरलाइज होकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये कह रहा है कि F इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. F is the force acting between them. Q1 Q2 upon R square. This is the F force acting between them. The question is, if the distance is reduced to half and the magnitude of charge on either of the charges is reduced to half, what will be the new force? बड़ा इंटरेस्टिंग बात है
कि Q1 को आधा कर दे, Q2 को आधा कर दे और डिस्टेंस को भी आधा कर दे, तो न्यू फोर्सेस इनके बीच का कितना होगा? तो जरा देखने की कोशिश करते हैं। एफ डैश जो न्यू फोर्सेस होगा हम लोग देखने की कोशिश करें कि होगा कितना। तो एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/2 इंटू Q2/2 एंड आर स्क्वायर, वो R/2। तो ये 2 2 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो इसके नीचे का 4 इसके नीचे का 4 कैंसिल होकर के देखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर उसी के बराबर है। दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द फोर्स। न्यू सिचुएशन में भी एक्टिंग फोर्सेस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। करेक्ट? ओके। तो ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है। हम लोग जानते भी हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों को हाफ हाफ कर दे और इसको भी हम क्या कर देते, हाफ कर दे, तो सिचुएशन में क्या होगा? अपर फैक्टर भी 1/4 हो जाएगा, लोअर फैक्टर भी 1/4, ये भी 1/4, ये वन भी 1/4, तो रेशियो सेम रह जाएगा। रेशियो इनका क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। तो ये एक फास्ट कॉन्सेप्ट है किसी भी न्यूमेरिकल को देखने का कि हम तुरंत में कर सकते हैं। हम लोग ऐसे सोच भी सकते थे कि Q1 हाफ Q2 हाफ, तो जो ऊपर का फैक्टर है 1/4 हो गया, नीचे का फैक्टर R है R/2, उसका स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा। तो अपर फैक्टर न्यूमरेटर भी 1/4 तो डिनोमिनेटर भी 1/4। ऐसे सिचुएशन में हमारा वैल्यू जो 1/4 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और फोर्स की जो वैल्यू है वो सेम रह जाएगी। इस तरह की बात न सिर्फ इस एग्जाम्पल में बल्कि और सारे एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज और हम लोग सीखेंगे, वो क्या? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 11th में आप लोगों ने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पर मदद करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए एक मान के चलिए कि Q1 चार्ज यहां है और Q2 चार्ज यहां है। अब हम वेक्टर में जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे किसकी? पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें, देयर मस्ट बी पॉइंट ओरिजिन, कोई एक ओरिजिन होगा। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन R1 is called position vector of the object 1. Similarly, the position vector of charge 2 is the relative position, okay, of charge 2 with respect to origin O. तो जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, कोई फिक्स पॉइंट लिया जाता है ओरिजिन, उसके रेस्पेक्ट में हर पॉइंट की पोजीशन को क्या हम लोग करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। दिस इज व्हाट दिस इज रिलेटिव पोजीशन। अगर हम इधर से इधर की बात करते हैं, ओके, इधर से इधर की बात करते हैं, तो इट इज R21 पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट R2 इज व्हाट? पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। Position of 2 with respect to origin. And when we are talking about the relative position, then what will happen? R21. What is that? Position of 2 with respect to 1. R21. अगर इसको उल्टा कर दें तो यही क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में कर दें तो R12. Position of 1 with respect to 2. R21. That is R2 minus R1. While R12 is what? R1 minus R2. डिटेल में वेक्टर वाला जो टॉपिक हम शूट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसमें आप जाकर के वेक्टर एनालिसिस को देख लीजिएगा। चलिए, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। व्हाट विल हैपन? ऑन द चार्ज 2
there will be repulsive force in outward direction, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इस पर भी बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसको 1-2 कह लेते हैं। F21 is what? Force acting on 2 due to 1। इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लीजिए, R डिस्टेंस मान के चलिए, इसके मैग्नीट्यूड को R लेकर के चलते हैं, मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, R लेकर चलते हैं। What you will have to provide here, the unit vector R21। अब यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिट वेक्टर R मैग्नीट्यूड ऑफ R, वेक्टर R डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ R, ये कॉन्सेप्ट आपने 11th में देखा होगा, राइट। तो F21 को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जबकि F12 को वही हम लोग क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square, and here the unit vector will be R12। तो इस ट्रेडिशन पर हम रिपल्सिव फोर्स लेकर के इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर हमने सेम चार्ज लिया, प्लस लिया है तो प्लस लिया, माइनस लिया है तो माइनस लिया। दो कंडीशन राइज कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन जो हम लोगों ने लिया है कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, जब सेम चार्जेस होंगे, तब तो F12 का डायरेक्शन R12 के डायरेक्शन में होगा, F12 का डायरेक्शन R12 के डायरेक्शन में होगा, F21 का डायरेक्शन R21 के डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। लेकिन लेट्स सपोज कि हमारा क्या है, ये एक चार्ज प्लस और दूसरा माइनस हो गया, तो दूसरा सिचुएशन जो बनेगा, उस सिचुएशन में एक जरा एडिशनल फिगर ले ले, एक प्लस ले ले, एक माइनस ले ले, दोनों के बीच का डिस्टेंस R ही मान करके चलते हैं, तो आप लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस की तरफ जाते हैं, तो F21 का डायरेक्शन ये, F12 का डायरेक्शन ये होगा और F21 का डायरेक्शन ये होगा, F21 का डायरेक्शन ये होगा, करेक्ट। F12 का डायरेक्शन ये, F21 का डायरेक्शन ये। अट्रैक्टिव फोर्स इस ये सिचुएशन Q1 Q2 लेस देन 0 नेगेटिव होगा, तब एक्सप्रेशन सेम ही रह जाएगा, एक्सप्रेशन सेम रह जाएगा। क्यों रह जाएगा और कैसे, वो सब जरा समझिए। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और F21 की बात कर रहे हैं, R21 लेंगे कैप में। अब होगा क्या कि ये चीज, ये फैक्टर चूंकि नेगेटिव हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ F21 विल बिकम अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ R21। ये चीज हमारा R21 के डायरेक्शन से अपोजिट जाने वाला है, क्योंकि Q1 Q2 हमारा क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो ये कुछ हमारे कन्वेंशन है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है, खास करके सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में जब हम लोग जाएंगे, तो उस वहां पर ये चीज हमारा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए फटाफट थोड़ा सा हम लोग एक चीज और देख लें, वो क्या, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। चलिए हम अभी बात चर्चा कर रहे थे कि Q1 है और दूसरा क्या है, जैसे बात दो चार्जेस हैं, इनके बीच का फोर्स अगर 1 की बात करते हैं, F12 का वैल्यू 1/4 पाई K लेते हैं, बहुत बार बार क्या लेते हैं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12, ठीक। चलिए F21 की बात हम कर, ठीक, इसका अपोजिट लेते हैं। लेकिन लेट सपोज कोई एक और चार्ज हम लोग ले लें, क्या, Q3। अब क्या होगा, हर का अपना एक रिलेटिव पोजीशन होगा, इसका Q3 का रिलेटिव पोजीशन 2 के रेस्पेक्ट में है, 1 का रिलेटिव पोजीशन 2 के रेस्पेक्ट में, 2 का रिलेटिव पोजीशन 3 के रेस्पेक्ट में, ऐसा कुछ होगा। तो अब जरा अगर हम समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज F3, मैंने 3 पर लगने वाले फोर्स क्या हो सकते हैं, तो दो बातें होंगी। F31
1 के कारण लगने वाला फोर्स, तो K Q1 Q2 by R square and it will be R31 cap. F32 K Q1 Q2 by R square R cap 32. ओके, R32 यानी कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड चार्ज विल बी K Q1 Q2 R square R31 cap plus K Q1 Q, not Q1 Q2, Q1 Q3, make it correct, Q1 Q3 Q1 Q3 upon R square R32, करेक्ट। इसी तरीके से हम लोग वन चार्ज पर भी अब दो फोर्सेज लेंगे, एक सेकंड चार्ज के कारण, एक थर्ड चार्ज के कारण। इट विल बी व्हाट, F12 एंड F13। इस तरह से हमारे सेकंड चार्ज पर एक 1 के कारण F21 और एक थर्ड चार्ज के कारण वो क्या, F23, करेक्ट। इसी तरह से हम लोग उसका एक्सप्रेशन भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट एक न्यूमेरिकल इस पर हम लोग ले लें और फास्ट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है 1.5 है फॉर बेवली साइड, देयर इज एन इक्वल इलेक्ट्रिक ट्रायंगल ऑफ साइड L, ओके, on either of the vertices the kept charge is Q, kept charge is Q. What is the net force acting on the centroid? सेंट्रॉइड को लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स कितना? चलिए ये 1 फर्स्ट चार्ज हो गया, ये सेकंड चार्ज हो गया, ये थर्ड चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर लगने वाले, इस पॉइंट पर जो भी चार्ज हम रखने के लिए जा रहे हैं, चलिए इसको 1 2 3 की बात करते हैं, ओके, करेक्ट। 2 के कारण अब जो ये सेंट्रॉइड पॉइंट, ये सेंट्रॉइड कहते किसको है? सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द वर्टेक्सेस आर सेम। हिंदी वाले इसको केंद्रक कह सकते हैं। तो केंद्रक वह बिंदु होता है जिससे शीर्षों की दूरी क्या हो, समान हो। तो शीर्षों की दूरी समान है, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जाहिर सी बात है Q1 चार्ज इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी चार्ज को, अगर कोई Q चार्ज इस पर रखते हुए, उतना ही Q2 भी एक्सर्ट करेगा। क्या है, किसी भी फोर्स की बात करेंगे तो 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड, Q3 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका अगर Q डैश कह लेते हैं, सपोज है Q डैश चार्ज कह ले, और इस पर Q चार्ज रखेंगे, और ये डिस्टेंस को अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग R लेकर के चलते हैं, तो सबका डिस्टेंस R होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग एट द O पॉइंट ऑन द चार्ज Q विल बी व्हाट, सेम। तो जो बल का परिमाण होगा, जो केंद्रक पर काम कर रहा होगा, वो क्या होगा, समान होगा, करेक्ट, परिमाण समान होंगे। तो अब जरा सा हम लोग एक चीज को समझने की कोशिश करें। पहला, इसके कारण जो रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव भी मान के चलते हैं, इधर जो फोर्स लग रहा है F, करेक्ट, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है इधर कितना, F, और इसके कारण जो लग रहा है वो कितना, F। अगर आप सिंपल ज्योमेट्री से जाएं, सिंपल ज्योमेट्री से जाएं, ये एंगल 120 का, ये 120 का, ये 120 का, टोटल मिला के 360 का एंगल हो जाएगा। तो हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कैलकुलेशन करने के लिए कि कितना फोर्स इस पर लग सकता है, और ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो F का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, वो होगा F का कौन सा कंपोनेंट होगा, F cos 60। क्योंकि एंगल 60 का होगा, 120 को बाइसेक्ट कर रहा है तो 60 का होगा। F का इधर जो कंपोनेंट काम कर रहा होगा, ये भी कितना होगा, F cos 60। तो F cos 60, F cos 60, यानी टोटल जो ये F डैश फोर्स होगा वो F cos 60 के सम के बराबर होगा। F cos 60 हाफ
cos 60 हाफ एफ डैश इक्वल्स टू एफ, यानी कि ये जो फोर्स होगा वो हमारा एफ के बराबर होगा, मतलब जो एफ लग रहा है वो है। अब देखिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमारा कितना, एफ, और अपवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू है कितना है, एफ। तो आप 180 डिग्री पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एफ डैश और एफ डैश हमारा एफ के इक्वल है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने पर टोटल फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और एक्टिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। करेक्ट। तो एक सजेशन है हमारा कि खास करके जब आप हम लोग फोर्सेस को डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। हम उसका वेक्टर का एक बार वीडियो बना करके जो हम अभी डाले नहीं है, जब डाल देंगे तो उसके थ्रू जरूर जाइएगा, ताकि वेक्टर अगर आपका थोड़ा सा कमजोर रहा तो इस तरह के न्यूमेरिकल जिसमें फोर्सेस के साथ डील करना है, स्पीड के साथ डील करना है, उसमें क्या होगी, समस्या होगी। तो उसको बेहतर करने के लिए उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। अभी अपलोड तो किए नहीं है, हम अपलोड करेंगे। और 12th के लड़कों को, जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं, जो भी हमारी वीडियो देख पा रहे हो, वो लोग कौन से टॉपिक्स में, 12th क्लास के कौन से टॉपिक्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको अगर आप कमेंट में डाल दें तो हम पर्टिकुलरली उस टॉपिक्स का एक डिटेल वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।